अरविंद गौड़ जी। अरविंद सर, आपकी उपस्थिति यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीन हमारे विद्वानों ने जो बातें कही हैं, समाज की, सिनेमा की, साहित्य की, अ, उसमें हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, और उन पर कोई कुठाराघात करता है, उनसे दूर रहने, उनसे बचने, या प्रशासन को जागृत करने का कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप अपनी कला से कर रहे हैं, और उसका सबसे ज़्यादा असर हमने देखा है। कैसे होता है कि गीत, संगीत, नाटक के माध्यम से आप किसी भी समस्या को उठाते हैं, और उसका ये साहित्यिक पहलू लेते हुए हमारे समाज पर उसका बड़ा सकारात्मक, अरविंद सर, असर पड़ता है। जी, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हम कर रहे हैं, क्योंकि साहित्य हो, समाज हो, सिनेमा हो या संस्कृति हो, ये सब आपस में एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और लगातार विकास करती हैं। और जैसे मेरा विषय रंगमंच है, और इस रंगमंच में तमाम विषय आ जाते हैं, सिनेमा भी आता है बाद में। जैसा कि मैं आपकी बातचीत से शुरू करना चाहूँगा कि एकता कपूर की बातचीत से, जो मेरा रंगमंच है और एकता कपूर की बातचीत है, दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। एकता कपूर रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल नहीं हो सकती समाज के लिए, मैं समाज के लिए अकाउंटेबल हूँ, क्योंकि मैं अपनी संस्कृति, अपने समाज को देखता हूँ, जानता हूँ, और समाज के निर्माण में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। एकता कपूर व्यापार और या पैसे के लिए काम कर सकती है, इसलिए वो कह सकती है उसका काम बच्चे पालना नहीं है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। जब मैं कोई नाटक करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, तो मुझे वहाँ की समस्याएं, वहाँ की बातचीत, उनके रोज़मर्रा की दिक्कतें या संवाद के रूप में उनके सामने लेकर जाता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से अब परे नहीं हट सकता, मैं कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं दे सकता, जो हमारे सिनेमा के बहुत से लोग देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी, जब नाटक हम शुरू करते हैं या साहित्य लिखते हैं, तो हमारे दिमाग में हमारा समाज होता है। समाज को लेकर ये साहित्य की रचना होती है, सिनेमा की रचना समाज को ही दृष्टिगत रखकर होती है। आप समाज को एक तरफ रखकर ना सिनेमा बना सकते हैं, ना ही साहित्य लिख सकते हैं, बल्कि साहित्य अगर आज समाज में कमज़ोर हो रहा है, विद्वान यहाँ पर हैं, साहित्य कमज़ोर हो रहा है, युवाओं से दूर जा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम समाज के साथ, युवाओं के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, या दूसरे जो माध्यम आ रहे हैं, चाहे वेब सीरीज है, चाहे सिनेमा है, चाहे रील्स हैं, चाहे व्हाट्सएप है, ये तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम है, ये बहुत मजबूती से आ रहे हैं, और हम इनको लेकर साथ चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। साहित्य को तो खासतौर से हो रही है। तो मेरा ये कि हम नाटक वाले, हम उसको साथ लेकर चल पा रहे हैं, हम उसके साथ साथ रोज़ाना की चीज़ों को लेकर चलते हैं। जब भी कोई सवाल आता है, जैसे अस्मिता का जो पूरा इतिहास है, हम समाज के अंतर्द्वंद्वों से, आंदोलन से जुड़े रहे हैं, चाहे आपातकाल का दौर हो, चाहे बाद में जातिवाद, सांप्रदायिकता के सवाल हो, या धर्म के सवाल हो, या घरेलू हिंसा के सवाल हो, युवाओं के सवाल हो, LGBT का बूढ़ों के सवाल हो, या समाज में कोई भी सवाल आता है, जब हम उनको लेकर चलते हैं, तो समाज में हमें देखना होता है कि समाज में हम एक नई तरह की संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। हम सिर्फ नाटक को ताली बजवाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा जो टारगेट जो है, आने वाला युवा है, जो आने वाला नागरिक है, तो बेहतर भारत के लिए, बेहतर समाज के लिए, जहाँ पर हम छोटे छोटी चीज़ों में ना उलझे, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए नाटक जब हम करते हैं, तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि आज की बातें आएँ, लेकिन उसके साथ एक बात हम ध्यान रखते हैं कि हम किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं चलते हैं। क्योंकि नाटक के साथ क्या हुआ, नाटक में पार्टी का झंडा लिया गया, और पार्टी के झंडे लेने से रंगमंच और साहित्य में भी उसका प्रभाव हुआ। वो हमने जब अस्मिता बनाया था, हमने झंडा नहीं लिया, हमने जनता को लिया। हमारे लिए जनता का झंडा बड़ा है, किसी पार्टी का झंडा महत्वपूर्ण नहीं है। संदीप जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। गौड़ साहब, विनम्रता से मैं एक बात उठाना चाहूँगा। जो आपने बात कही, जब समाज किसी संस्कृति में जीता है, और जब समाज किसी संस्कृति को ढालता है, जो आपने व्हाट्सएप की या वेब सीरीज़ की जो बात कही, साहित्यिक मंचों पे, लिटरेचर फेस्टिवल्स में, इस तरह के मंचों पे ये बात कई बार पिछले सालों में उठ चुकी है कि साहित्य की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लिटरेचर। जो लिखा जा रहा है वो क्या सब कुछ साहित्य है? तो अगर संस्कृति, जो समाज जिस संस्कृति को ढो रहा है, या जिस समाज में जिस संस्कृति का आलन पालन हो रहा है, उस पे लिखने वाली बात भी साहित्य हो सकती है।
अगर हमारा यहाँ पे अनंत जी बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं, अगर हमारा समाज अभी ओटीटी की संस्कृति को ढो रहा है या ओटीटी की संस्कृति पनप रही है, तो उसमें उसके ऊपर लिखा जाने वाला तथ्य भी तो साहित्य ही होगा। अभी अनंत जी की पुस्तक आई है ओटीटी के ऊपर में, वेब सीरीज़ के ऊपर में, वो भी एक साहित्यिक पुस्तक ही तो है। लेकिन कई बार इस चीज़ का विरोध हो चुका है कि नहीं, वो साहित्य नहीं है, साहित्य वही होगा जो एक पुराणिक पौराणिक तरीके से लिखा हुआ, बहुत साहित्यिक भाषा में कलिष्ट किया हुआ। ये इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। अगर हम उसी को साहित्य मानेंगे तो फिर हम उस साहित्य को नई पीढ़ी से कभी वाक़ई करा ही नहीं सकते। अगर नई पीढ़ी ओटीटी पढ़ना चाहती है तो आपको ओटीटी की किताबों को साहित्य मानना होगा, हो सकेगा तो उसको पाठ्यक्रम में भी लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये दो चीज़ें अलग हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, ओटीटी है, सोशल मीडिया, उससे विरोध की बात मैं नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ जो जिम्मेदारी की बात कर रहा था कि हम किसी भी माध्यम में काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां क्या है, और जिम्मेदारियों के तहत साहित्य, चाहे ओटीटी हो चाहे सिनेमा हो, अगर साहित्य उसके साथ नहीं होता है या किसी एजेंडे के तहत होता है तो मेरा विरोध उस एजेंडे से है। वो कहीं भी हो सकता है। बहुत अच्छा साहित्य सिनेमा में आया है, बहुत अच्छा साहित्य अलग अलग माध्यमों में लिखा जा रहा है, बहुत से लोग सोशल मीडिया में रोज़ाना बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, तो उसको वो तो उससे विरोध नहीं है। मेरा जो सिर्फ व्यापारीकरण, उपभोक्तावाद जो इन तमाम माध्यमों में आता है और फिर संस्कृति के नाम पर जो उसका दुरुपयोग होता है, मेरा विरोध उससे रहा है। मेरा जो संस्कृति के नाम पर, क्यों संस्कृति एक ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आपने कहा यह संस्कृति है, संस्कृति लगातार बनती है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अंधायुग एक नाटक है जो महाभारत से आया। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जहाँ से हजारों कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हम उसको लगातार महसूस करते हैं। बल्कि मैं पिछले दिनों जब अंधायुग कर रहा था तो मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि ये मैंने शेक्सपियर पढ़ा, दुनिया भर का पूरा ड्रामा पढ़ा, लेकिन उसमें जो राजनीति है, समझ या ये तमाम द्वंद्व है चरित्रों के जो महाभारत में है, मुझे बाकी जगह उसकी सिर्फ झलक दिखती है, वैसा पूरा नहीं दिखता है। अंधायुग जैसे संस्कृति की हम बात करते हैं तो वो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने नए साहित्य की रचना की। उन्होंने महाभारत के 18 दिन के बाद को लिखा और इस समय तमाम जो दुनिया में युद्ध हो रहे थे उसमें उस नाटक की पहली पंक्तियाँ कि दोनों पक्षों ने जो है टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ, कौरव ने कुछ ज़्यादा है। तो ये जो हमारा संस्कृति और जुड़ाव जो लगातार चलता है, हम माइथोलॉजी से सबक लेते हैं, उसकी नई व्याख्या करते हैं और नई व्याख्या करके समाज में एक नई दिशा देते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सही जी, हमारे दोनों तरफ थिएटर से जुड़े व्यक्ति बैठे हैं, इसलिए थिएटर के विरुद्ध बोलना थोड़ा साहस का काम होगा, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। पहली बात तो ये कि गौड़ साहब को शायद मैं समझा नहीं पाया अपनी बात कि एकता कपूर ने उत्तरदायित्व के सिलसिले में ऐसी बात कही थी कि सीरियल से ज़्यादा उत्तरदायित्व अभिभावकों का या माता पिता का होता है कि बच्चों का अपब्रिंगिंग कैसा हो। तो हो सकता है गौड़ साहब इससे असहमत हो, असहमति का साहस भी होना चाहिए और विवेक भी होना चाहिए। दूसरी बात गौड़ साहब ने जो कही कि थिएटर को झंडा नहीं उठाना चाहिए, अरे साहब, भारत में 1925 से इप्टा का झंडा ही तो उठा रहे कम्युनिस्टों का। और क्या किया नाटक ने, सारे नाटककारों ने, जितने बड़े नाटककार हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कभी इप्टा में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन इप्टा क्या डंडा झंडा लेके कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं चलता रहा है। कैफी आजमी से लेके और अभी पता नहीं अब कौन उसका करता धरता है, जितने लोग इप्टा से जुड़े, ख्वाजा अहमद अब्बास और जो सबने राजनीतिक झंडा उठाया, भारतीय फिल्मों पर सब राजनीति झंडा उठा के ही आए सर। और तो और गौड़ साहब ने भी उठाया था झंडा, लेकिन वो राजनीति नहीं थी, बाद में राजनीति चले गए, मोह भंग हो गया। अब ये थिएटर के लोग थोड़े भावुक किस्म के होते हैं, इमोशनल होते हैं। रामलीला मैदान में बहुत झंडा हिलाया था इन्होंने, राष्ट्रीय झंडा, ध्वज, तिरंगा झंडा। मैंने बाद में किसी पार्टी का झंडा नहीं था सर, किसी पार्टी का झंडा नहीं सर, ये स्पष्टीकरण है। तो तिरंगा झंडा फहराना मेरा हक है और हमेशा मैं फहराऊंगा। आप ही की बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी पार्टी का झंडा नहीं था वो, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, मैंने पार्टी कहा ही नहीं सर, मैंने तो कहा कि झंडा फहराया आपने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गौड़ साहब थोड़े इमोशनल आदमी हैं, जल्दी इमोशन में आ जाते हैं। वो राष्ट्रीय झंडा लेके जब पार्टी का झंडा बना तो ये थोड़े साइड हो गए। तो चलिए उस पर हम नहीं जाते हैं, वो इनका मोह भंग हो गया, इनकी कारणों से हुआ होगा, पता नहीं। इससे पहले आगे बढ़े, मैं एक लाइन स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि आपने इप्टा की बात की, आप बाकी लोगों की बात सर की, बात पूरी कर लें इप्टा की। तो उसमें
सिर्फ ये है कि जब मैं अस्मिता की बात कर रहा था, जब हमने किया, हमने नहीं लिया, बाकी लोग लेते हैं, सर नहीं लेते हैं, हम उनकी बात यहाँ अस्मिता की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पूरे रंगमंच की बात करने के लिए बैठे हैं। और रंगमंच डंडा झंडा लगातार उठाता रहा है सर, और एक विशेश पार्टी का झंडा उठाता रहा रंगमंच ने। ठीक है। और इससे आपको मैं इनकार नहीं- थोड़ा एक सा मिनट सर, बस एक मिनट। और रही बात बाकी जगहों पर, तो उस झंडे का असर तो सिनेमा पे भी दिखता है सर। उस लाल झंडे का असर आप महबूब खान साहब की फिल्मों को शुरू होने का दृश्य याद करिए। सबसे पहले हथिया हथौड़ी आता है उनके पास, कचिया हथौड़ा जो है ना। तो वो क्या है, ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी हुई ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम राजनीति से हट के बात करें, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करें, हम समाज आपके विषय में भी है, समाज, संस्कृति, सिनेमा आदि की बात करें, और एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हुए अगर हम विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ भी हमारा जो एक संबंध बनेगा वो बेहतर हो सकेगा।